नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। हम कह रहे हैं ख्वाबों का बजट, क्योंकि वित्त मंत्री ने खुद कहा है यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहां चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। सवाल है जहां जहां अंधेरा यानी कमियां हैं, वहां वहां रोशन करने के लिए क्या सरकार के पास उतने चिराग यानी फंड हैं? और जैसा कि उन्होंने यह भी कहा कि फरमाइशें बेशुमार हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि देवड़ा साहब सारी फरमाइशें पूरी करने में सक्षम बने। लेकिन शेरो शायरी से निकलकर सरकार जो चाहती है उसे हकीकत में कितना तब्दील कर पाएगी, आज का सवाल यही है। योजनाओं को हकीकत में कैसे तब्दील कर पाएगी, आज का सवाल यह भी है। आज इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। बजट पर एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। शेरो शायरी के साथ एमपी के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने एमपी विधानसभा में साल 2025-2026 का बजट पेश किया। करीब 1.5 घंटे के इस बजट भाषण को जगदीश देवड़ा ने ख्वाहिशों का बजट करार दिया। बजट की शुरुआत उन्होंने गीता के श्लोक के साथ की, तो बाद में एक शेर भी पढ़ दिया। यही जुनून, यही एक ख्वाब मेरा है, वहाँ चिराग जला दूं जहाँ अंधेरा है। जनता व जनप्रतिनिधियों की बेशुमार फरमाइशें हैं, कर सके हम सब पूरी, ये हमारी कोशिशें हैं। यानी सरकार हर उस जगह दिया जलाना चाहती है जहां अंधेरा यानी कुछ कमियां हैं। लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि दिया जलाने के लिए तेल लगता है यानी पैसा, और पैसे के मामले में एमपी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। देवड़ा ने नए वित्त वर्ष के लिए कुल 4,21,032 करोड़ का बजट पेश किया, जबकि प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। बावजूद इसके सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं को साधने की भरपूर कोशिश की है। लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। इस वर्ष आईटीआई विहीन 22 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्रदेश में आईटीआई की संख्या बढ़कर 958 तथा प्रशिक्षण क्षमता कुल 1,21,000 सीटों की हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या कुछ खास रहा। सरकार ने लाडली बहना योजना में किश्त की राशि नहीं बढ़ाई है, पर लाडली बहना को पेंशन योजना से कनेक्ट करने की बात कही है। जनता के लिए राहत की बात यह है कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। औद्योगिक विस्तार के लिए 39 नए क्षेत्र बनाने का ऐलान किया गया है। सरकार का दावा है कि औद्योगिक विस्तार से 3 लाख रोजगार मिलेंगे। सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज का ऐलान किया गया है। प्रदेश में 22 नए आईटीआई खोले जाएंगे, जिससे कुल आईटीआई की संख्या 958 हो जाएगी। साथ ही सरकार ने 3 लक्ष्य भी रखे हैं। ये हैं विकसित मध्य प्रदेश, जनता का खुशहाल जीवन, महिलाओं का आत्मगौरव। बजट के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बजट की जमकर तारीफ की और इसे हर वर्ग का बजट करार दिया। देवड़ा जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, ये हमारी सरकार का अद्वितीय बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है, और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि सरकार ने किस मद में कितना पैसा खर्च करने की योजना बनाई है। धान प्रोत्साहन राशि के लिए 850 करोड़ रुपए का ऐलान, फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, किसान कल्याण योजना के लिए 5,220 करोड़ रुपए, पीएम कृषक मित्र योजना के लिए 447 करोड़ रुपए, किसानों को बिजली सब्सिडी के लिए 19,208 करोड़ रुपए। बजट में महिलाओं के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 1.27 करोड़ लाडली बहनों के लिए 18,669 करोड़ का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। खास बात ये रही कि इस बार बजट भाषण के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वो दर्शक दीर्घा में बैठे। बजट के बाद उन्होंने मोहन सरकार को बधाई दी।
ये बजट प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित मध्य प्रदेश का बजट है। ये बजट प्रदेश के विकास को और जन कल्याण को नई गति दे रहा है और नई दिशा भी दे रहा है। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है, वहीं दूसरी तरफ कृषि और निवेश के बढ़ाने के सारे प्रयत्न इस बजट में किए गए हैं। आंकड़े शानदार दिख रहे हैं। बीजेपी और सरकार जमकर तारीफ कर रही है, लेकिन कांग्रेस को इन सब से अलग कर्ज की बेड़ियों में जकड़ा एमपी नजर आता है। बजट के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया, गले में जंजीरें थीं और हाथों में तख्तियां। नेता प्रतिपक्ष ने बजट को झूठ का पुलिंदा करार दे दिया। झूठ और लूट का बजट सिर्फ आंकड़ों की जादूगिरी। बजट में ना किसानों की बात है, ना नौजवानों की बात है, ना माता बहनों के सम्मान की बात है, ना ग्रामीण विकास की बात है, सिर्फ ना शिक्षा की बात है, ना स्वास्थ्य की बात है, ना रोजगार की, सिर्फ झूठ और लूट। वही पिछली बार का बजट, उसको पढ़ा जा रहा है। तो निश्चित रूप से हम सब कांग्रेस विधायक दल साथियों ने इसका बहिष्कार किया और बाहर आए लोग। इसी सरकार ने कहा था हम इसकी जांच कराएंगे, लेकिन जांच कराने की जगह उन जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। क्यों किया? अब किया ना, ये झूठ बोल रही है सरकार। किसान के लिए क्या है इसमें बताएं? इन्होंने वादा किया था 3100 का दाम देंगे, धान का दे रहे हैं क्या? 2700 की बात की, गेहूं की दे रहे हैं क्या? 24 घंटे बिजली की बात करने वाली सरकार 10 घंटे बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। आप बताइए, किसान को समय पर खाद नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। ये जनता के हित में नहीं है, जनता के सर पर कर्ज की पोटली है। सरकार कहती है ये ख्वाहिशों वाला बजट है, कोशिशों वाला बजट है। विपक्ष को इसमें उम्मीद कम, नाउम्मीदी ज्यादा नजर आती है। लेकिन देखना यह है कि कर्ज के भारी बोझ के साथ सरकार कैसे अपनी कोशिशों से जनता की ख्वाहिशें पूरी कर पाती है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी के साथ अजय शर्मा की रिपोर्ट। बिना वक्त जाए किए सीधा अपने पैनल की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट नंदन नरूला जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास जी और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और रेजिडेंट एडिटर एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अनुराग द्वारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल, क्योंकि सरकार बीजेपी की है, तो पहला सवाल प्रेम व्यास जी से। प्रेम व्यास जी, पहली बात तो यह कि एमपी तो बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, लेकिन फिर भी अगर आप ख्वाहिशों के दिए जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। सवाल मेरा यह है सर, इतने सारे दियों में जो तेल लगेगा, यानी कि जो पैसा लगेगा, वो कहां से लाएंगे? नया टैक्स लगा नहीं रहे हैं, नई योजनाएं हैं, तमाम मद हैं, पैसा बांटने की बात है, ये कहां से आएगा पैसा? देखिए आसिफ भाई, पुराना शेर तो उन्होंने कह दिया था। उसके बाद में जीशान जी का एक शेर है जिसमें उन्होंने कहा है कि रुख हवाओं ने बदल लिया अपना, फैसला हो गया और चिराग जले। जिस तरह से बजट प्रदर्शित हुआ है, मुझे लगता है कि पूर्व का अगर आकलन करेंगे, और आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है ना, आर्थिक सर्वेक्षण में भी प्रदर्शित करा 11% की ग्रोथ को, और उसके बाद पर कैपिटा इनकम को प्रदर्शित करा। निश्चित तौर पर हमने मदों का निर्माण करा है, हमने ऐसे स्रोतों का निर्माण करा है जिससे बजट भी अनुकूल रहे, हम कर्ज की अदायगी भी करें और भरपूर विकास में सहभागी बने। हमने पूर्व में कहा था कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, और हमारी विकास गाथा तो 2003 से प्रारंभ होती है। 2003 से 2005 के मध्य में जब बीमारू राज्य था, 39% जीडीपी के अनुपात में कर्ज था। आज देखिए 33% है। विकास कार्य की बात करेंगे तो लगभग 1 लाख किलोमीटर सड़कें थी, आज 5 से 6 लाख किलोमीटर है। बिजली अगर 5000 मेगावाट थी तो आज 25,000 मेगावाट सरप्लस है। हम सौर ऊर्जा में सरप्लस बनने जा रहे हैं। तो निश्चित तो निर्माण करा, और निश्चित तौर पर उसी बजट के अनुकूल हमने जो मदों का निर्माण करा था, और जो पूर्व में हमने जो स्रोतों के निर्माण करे थे, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि कहीं भी किसी भी स्थिति में प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बात है कि विकास, विश्वास, आर्थिक प्रबंधन और दृढ़ इच्छा शक्ति, यह जब चारों चीजें किसी सरकार के पास होती है तभी सरकार आगे बढ़ती है। मैं एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा, आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने कहा था कि शिप्रा लिंक संभव ही नहीं है, हमने संभव करके दिखाया। चंबल काली सिंह तो संभव नहीं है, हम संभव कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक वो सरकार है जो ये सोचती थी कि ये संभव होगा कि नहीं, और एक वो सरकार है जो धरातल पर आगे चारों हमारे ज्ञान है, उसमें गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नागरिक, इन चारों के समावेश के साथ में
विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार अग्रणी है। और मुझे निश्चित लगता है कि जिस तरह से बजट प्रदर्शित हुआ, जिस तरह से हम विकास गाथाओं को आगे बढ़ा रहे, निश्चित तौर पर सफलता अर्जित करें। ठीक, इसमें कई बार आपने निश्चित का इस्तेमाल किया, तो एक निश्चित तौर पे सवाल जरा मैं भूपेंद्र जी से पूछ लूं, फिर देखते हैं कि वो आपके इस जो जवाब है उससे कितनी अनिश्चितता या कितना उससे इत्तेफाक या गैर इत्तेफाकी रखते हैं। भूपेंद्र जी, सरकारें किसी की भी हो, आपकी हो, बीजेपी की हो, पर कैपिटा इनकम का तो जिक्र होता है, पर कैपिटा लोन का कभी जिक्र नहीं होता। मुझे नहीं पता कि ये पहली बार इजाद हुआ है शब्द या ऐसा कोई शब्द है भी, पर कैपिटा लोन का भी जिक्र होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए। और अगर उस शब्द का आप प्रयोग करेंगे तो अभी भाई साहब ने जो भाषण दिया रटा हुआ उसकी पोल खुल जाएगी। अभी आपसे ये कहूं, इन्होंने जिक्र किया कि इनकी सरकार ने कल जो है आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या कह रहा है? मतलब झूठ को आप इन्हीं की जेब में से निकाल के पकड़ सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में जो कह रहे हैं बजट उसके उल्टा है, तो ये क्या बिना सर्वे के बजट हो गया है? ये जो है की घोषणा कर रहे हैं, गडकरी जी इसकी जो है ताकीद करेंगे कि 32 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में आ चुकी है। 32 लाख करोड़ का मतलब होता है आधा ट्रिलियन डॉलर। ये $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दम भर रहा है। इससे झूठ और जो है फरेब की राजनीति कहां तक जाएगी? 32 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट। और आप सुनिए, कल इन्होंने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बताया कि विगत 5 सालों में मात्र 46,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई। 32 लाख करोड़ और 46,000, इसके गैप और इसके अंतर को आप जरा समझिए कि कितने बड़े झूठ के ये व्यापारी हैं। ये तो हो गई एक बात। 25 लाख लोगों को नौकरियां देने वाले थे, अभी इन्होंने कहा कि हम जो है 3 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, इसी बजट में इन्होंने बोला है। ये 25 लाख लोगों को नौकरियां देने की जगह 5 साल में कितनी नौकरियां मिली हैं? 1,65,436, 33,000 नौकरियां प्रति वर्ष। मध्य प्रदेश कितने बेरोजगार हर साल पैदा करता है? 3 लाख। अगर इनकी रफ्तार से, इनके झूठ और फरेब की राजनीति से अगर हम इस बजट को आधार मानकर गणना करेंगे तो मध्य प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने में 100 साल लग जाएंगे। ये इनका महान बजट है, विकास का बजट। ये इनका बजट जो है झूठ का बजट है। इनकी सांख्यिकी पर कोई विश्वास कैसे करे? ये कह रहे हैं 11% ग्रोथ हुई, बहुत अच्छी बात है, मैं भी आपके लिए ताली बजा रहा हूँ। ईश्वर आपके शब्द को जो है फलीभूत कर दे। लेकिन इन विद्वानों को ये तो बताना चाहिए कि सरकार खुद बता रही है विधानसभा में कि 40% नौकरियां घट गई हैं, टूट गई हैं, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। और इसके बाद ग्रोथ 11%। भारत सरकार की ग्रोथ 5.8%, मध्य प्रदेश की ग्रोथ 11%। ये मिराकल, ये चमत्कार, ये कहां से हो रहा है? इसका भी तो कुछ आधार बताओ। केवल गोलेबाजी करते रहोगे, जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे, विज्ञापन देते रहोगे और सोचोगे कि देश की जनता खुशहाल है। आप इसका आधार तो बताइए। 40% नौकरियां इन्होंने खुद अपने आर्थिक सर्वेक्षण में लिखा है कि घट गई, 11% ग्रोथ हो गई मध्य प्रदेश की। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने एक विषय उठाया इनकम का, पर कैपिटा इनकम का। ये पर कैपिटा इनकम का भी झांसा जो है करंट रेट पर देते हैं, कांस्टेंट रेट पर नहीं देते हैं। कांस्टेंट रेट पर जब हमने सरकार छोड़ी 2003 में, हमारी 38,000 रुपया पर कैपिटा इनकम थी। आज कांस्टेंट रेट पे पर कैपिटा इनकम इनके 20 साल 18 घंटे काम करने के बाद क्या है? 70,434, डबल भी नहीं हुई। और ये क्या कह रहे हैं इनके एक नेता, आज जो है टीवी डिबेट पर किसी और चैनल पर मुझसे कह रहे थे 2100% ग्रोथ की बात मध्य प्रदेश। 2100%, 21 टाइम्स। आंकड़ा क्या कह रहा है कि 38,000 से आप 70,434 पर पहुंचे। ये आंकड़े ये खुद ही बता रहे हैं। ठीक सर, आपके इसी फैक्ट पे भी बात करेंगे। मेरे साथ अनुराग दौरे जी, हमारे रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ है, नंदन नरूला जी भी सीए जुड़े हुए हैं हमारे साथ। जब फैक्ट की बात आएगी तो सीए के पास भी चल लेंगे हम। अनुराग सर, देखिए, इतना तो तय है, सरकार भी जानती है कि हर साल 50 से 55 हजार करोड़ रुपए किस्तों को ही चुकाने में चला जाता है, तो जाहिर बात है आप खर्च भी उतना ही करेंगे जितनी जेब में होंगी। उसके बावजूद बजट का मैनेजमेंट आज अलग अलग जगह महिलाओं, युवाओं, किसानों सबको साधने की कोशिश की गई। ओवरऑल कैसे देखते हैं आप? देखिए, आसिफ प्रेम भाई और मेरे दोनों का नाम जो अर्थ है वो प्रेम ही है।
तो हम प्रेम से ही पूरे विमर्श को आगे बढ़ाएंगे। जी। प्रेम भाई ने चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण का जिक्र किया था तो एक दो बातें वो शायद उनके जहन में नहीं रही होंगी, लेकिन उसी आर्थिक सर्वेक्षण में खुद सरकार ने माना है कि जो औसत कर्ज चुकाने के लिए जो ब्याज दर है वो पहले 6 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 9.3 या 9.2% था, जो बढ़ गया है 7.40 या 7.38% के आसपास आ गया है। इसका मोटा मोटी मतलब यह है कि अब आपको जो आपने कर्ज लिया हुआ है वो चुकाने में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। आपने जो राज्य का खजाना है उसकी हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। जो कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात है, प्रेम जी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि उस वक्त 35 के आसपास था और अब अभी 33 के आसपास है, कुछ 2-3 या 2-1%। लेकिन बीच में वो 2019-20 का दौर बताना भूल गए जब ये 25 अगर मैं गलत नहीं हूँ फिर से तो 1-2% के आसपास आ गया था। ये ठीक है कि कोरोना के वक्त कुछ कर्ज ज्यादा लेना पड़ा और यह अनुपात फिर से गड़बड़ हुआ, लेकिन अगर आप वित्तीय एक अनुशासन की तरफ मेरे ख्याल से नंदन जी ज्यादा बेहतर उसको समझा पाएंगे हमारे दर्शकों के लिए, तो उस तरफ देखें तो एफआरबीएम की लिमिट के बहुत आसपास अब आप आ चुके हैं। इकलौती एक योजना, अगर मैं सिर्फ 3,000 रुपए प्रति महिलाओं को अगर सरकार देने लगे लाडली बहना में, तो 45,000 करोड़ रुपए सिर्फ लाडली बहना योजना में सरकार को लगने वाले हैं। ये अच्छी बात है कि सरकार ने कहा था कि 3,000 रुपए देंगे, लेकिन एक साल से ज्यादा और वक्त हो गया, अभी तक 1,250 रुपए से वो 1,500 कब जाएगा। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि धीरे धीरे बढ़ाएंगे, लेकिन वो 1,500 तक कब जाएगा या आगे क्या होगा। मजे की बात यह है कि ये ठीक है कि 60 साल उसकी एक कट ऑफ आयु सीमा है, लेकिन उसके बाद कोई महिलाएं जुड़ी नहीं है, कुछ महिलाओं की मौत भी हुई है। ये भी सही बात है कि उससे आंकड़ा गिरा होगा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 6 महीने में कोई भी नया हितग्राही नहीं जुड़ा है। तो ऐसे में जो शंकाएं या सवाल है वो निर्मूल नहीं है। प्रेम भाई इस पर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन इससे इतना तो समझ में आता है कि लगातार जब सरकार कर्ज ले रही है और जो हमने जो जीएसडीपी और कर्ज के अनुपात की बात की, तो कुछ चीजें जो आर्थिक सेहत है राज्य की वो बहुत दुरुस्त नहीं है। हालांकि एक बस जाते जाते, चूंकि आपको अगले पैनलिस्ट के पास भी जाना होगा आसिफ, तो हमारी गायों के लिए जो हम 2-3 साल से मुहिम चला रहे थे, तो शिवराज जी की गायों को लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए 20 रुपए दिए जाते थे। तो अब गायों के लिए खुशखबरी है, शायद सारी गौशालाओं में जश्न होगा कि मोहन यादव की गायें, मतलब अब जो गौशालाओं का अनुदान है तो प्रति गाय 40 रुपए अब दिए जाएंगे। हालांकि 2 साल के बाद या 3 साल के बाद फैसला आया है, क्योंकि काफी दिनों से मांग हो रही थी और ऐसे में फिर से भूसे और चारे का जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। तो अब ये कितनी काफी हैं ना काफी हैं ये भी हम ग्राउंड रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन कम से कम जो 2-3 सालों से हम ये कह रहे थे तो उस पर एक असर हुआ है कि अब ये गौशालाओं में प्रति गाय 20 से 40 रुपए हो गई है राशि। और इस पर भी ये भी दिलचस्प रहेगा आगे कि 40 रुपए में क्या गाय का 3 टाइम गौ माता का पेट भर जाएगा। इस पर भी निश्चित तौर पर हम जाहिर बात जैसे आपने कहा अनुराग जी कि इस पर हम रिपोर्ट करेंगे, दिखाएंगे। मैं जरा एक बार, जब एफआरबीएम की बात होती है, जीएसडीपी की बात होती है, तो स्पेशलिस्ट हमारे साथ है, एक्सपर्ट हमारे साथ है नंदन नरूला जी। नंदन जी, बार बार सरकार से जब पूछिए तो वो एक बात कहते हैं कि हम अभी भी अपनी लिमिट के अंदर हैं। हमारी जो एफआरबीएम लिमिट है, हमारी जो जीएसडीपी है, हम उसको बढ़ा रहे हैं, एफआरबीएम लिमिट के अंदर ही हम लोन ले रहे हैं और उसको हम ईमानदारी से चुका भी रहे हैं। ये सरकार का फैक्ट होता है। तो क्या इससे इस तर्क से क्या छूट मिल जाती है, या सरकारों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो नई सरकार को ज्यादा लोन ट्रांसफर ना करें, बल्कि एक बरकरार रखें कि आपको लोन कितना लेना है, आपको विकास कितना करना। और हम जानते हैं कि आज की जो ये सियासत है, ये फ्रीबीज वाली सियासत है, यहां पूंजीगत व्यय नहीं होता है और यहां पर वो बटने वाला ही व्यय होता है। बस नतीजा आपका कर्ज बढ़ता है। बिल्कुल आसिफ जी, आपने अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे बोली हैं। अगर हम लोग देखिए एक ढांचे को समझने का प्रयास करें, आर्थिक ढांचे को समझने का, जब तक हम लोग यहाँ पे केपेक्स नहीं करेंगे, कैपिटल नेचर का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तब तक ना नए रोजगार बनेंगे, ना नए उद्योग आएंगे, ना कर में बढ़ोतरी होगी। 2017 में जब से जीएसटी आया है, तब से अगर हम बात करें तो राज्य सरकारों के कमाई के जो जरिए हैं और नए टैक्स लगाने की जो उनके अधिकार हैं, जो शक्तियां हैं, वो बहुत ही सीमित हो गई हैं। अगर आप पुराने डेटा को देखें, कोविड के बाद के डेटा को देखें, तो लगभग 40% मध्य प्रदेश की भी जो कमाई होती है वो उसके जीएसटी के माध्यम से ही होती है। बाकी हिस्सों में उसका वैट, स्टेट एक्साइज, स्टैम्प ड्यूटी और कुछ छोटे मोटे जो चार्जेस होते हैं वो आ जाते हैं। अब जब तक औद्योगिकीकरण की रफ्तार मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर मध्य प्रदेश में नहीं बढ़ेगा,
तब तक जीएसटी नहीं बढ़ेगा और तब तक रेवेन्यू के संसाधन नहीं बढ़ेंगे। और इन सब खर्चों को मीट आउट करने के लिए, चाहे वो कैपिटल नेचर के हो या रेवेन्यू नेचर के हो, हम लोग कर्ज पे निर्भर रहेंगे। आय बढ़े ना बढ़े, ब्याज मध्य प्रदेश का प्रति वर्ष लगभग 15 से 20% से ब्याज का खर्चा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जैसे आपने अपने अभी इस डिबेट की शुरुआत में भी कहा था कि हम लोग का पर कैपिटा इनकम की तो बात करते हैं, लेकिन पर कैपिटल लोन जो है वो भी एक पैमाना देखना जरूरी है कि क्या मध्य प्रदेश की जो आबादी है उसका लोन का जो हिस्सा है नहीं तो वो नंदन बढ़ जी, रहा ये है। इकोनॉमिक्स की भाषा में ये कुछ टर्म होता है क्या, पर कैपिटा लोन होता है? इस प्रकार से तो कोई ऐसी हाँ, नोटिफाइड तो फिर मैं सही वर्ड खुश हो रहा नहीं हूं कि होता मैंने है। एक शब्द का इजाद कर दिया। आगे भूपेंद्र जी नहीं, इसको जम के इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेम व्यास जी के खिलाफ। प्रेम जी, अच्छा एक बात है, लाडली बहनों को आज बड़ी उम्मीद थी कि बजट आ रहा है, हो सकता है कि पैसा थोड़ा सा बढ़ जाए, भैया 1500 रुपए चले जाए। बात तो 3000 रुपए की हुई थी और कमाल की बात यह थी कि दर्शक दीर्घा में खुद वो शख्स मौजूद थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। वो भी बड़ी उम्मीद से बैठे होंगे, तो आपने उनको पहले ही बता दिया था कि जरा खुश मत होइएगा, नहीं बढ़ रहा है, या फिर हो सकता है कि शायद वो इसी उम्मीद से आए हो कि जिस योजना को मैंने लाया उसमें आज कुछ बढ़ोतरी हो जाए, बहनें भी खुश हो जाएंगी? नहीं आसिफ भाई, देखिए सबसे पहले तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जब योजना की घोषणा करी थी तब उन्होंने हर मंच से कहा था 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000। ये हर मंचों से उन्होंने उद्बोधित करा था। दूसरी बात है कि जो आम त्योहार है, जैसे राखी पे 250 रुपए बहनों को अतिरिक्त दिया गया। दूसरी बात है कि केंद्र की योजनाओं से जोड़ते हुए हम सार्थकता, संबलता, साक्षरता तीनों प्रदान कर रहे हैं। अटल पेंशन से जोड़ने की बात हो रही, केंद्र की योजनाओं से जोड़ने की बात हो रही, ड्रोन दीदी बनाने की बात, 1 लाख लखपति दीदी बनाने की नहीं, बात, प्रेम व्यास जी, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, उद्योग बहनें सुन रही हैं क्योंकि करोड़ों बहनों का मामला है। लाडली बहना को कोई समग्र योजना में आप सम्मिलित कर रहे हैं क्या? उसमें आपने रक्षाबंधन जोड़ दिया, फिर जीजा जी का टीका, फिर वो भी सब जोड़ देंगे क्या? सीधा बताइए ना सर, कितना 1500 करेंगे कि नहीं हो पा रहा है? अभी बजट में तो हुआ नहीं। नहीं आसिफ भाई, देखिए सबसे पहले तो इसको झूठ को प्रदर्शित किया गया कि योजना ही बंद हो रही और लगभग 22 किस्तें योजना में जा चुकी। तो सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, आदरणीय भूपेंद्र जी ने 2003 की पर कैपिटा इनकम मुझे याद है 13,000 रुपए थे, आप कह रहे हैं 38,000 रुपए, हो सकता है एक बार चेक कर लीजिए। तीसरी बात है कि जब भी लोन लिया जाता है, जब भी पैसा लिया जाता है, तो जनहितैषी योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च हो रहा है, दूसरा विकास कार्यों में कितना खर्च हो रहा है, इन तीनों चीजों को प्रदर्शित किया जाता है। और चौथा जो होता है सोर्सेस, कि हमने सोर्सेस का निर्माण करा है कि नहीं, चारों तरफ से। इसलिए हमने प्रदेश सरकार की तरफ से आश्वस्त होकर कहा है कि हमने सोर्सेस का निर्माण भी करा है, विकास कार्यों में भी खर्च करा और निश्चित रूप से सार्थकता और संबलता प्रदान करी। और सिर्फ लाडली बहना की बात हो तो ऐसी कई सारी योजना है, चाहे वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए हो, उनके लिए भी हमने जो आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की बात करी थी। तो अलग अलग समय पर अलग अलग समूहों के माध्यम से बहनों को सशक्त करने के लिए इस पे जरा मैं योजनाओं का भूपेंद्र जी से निर्माण आपकी भी बात हुआ का है जवाब ले और लेता हूं, समय वरना पर बात राशि भी रहेगी। बढ़ाई भूपेंद्र गई। जी, ये जो एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि लाडली बहना का पैसा भले ही नहीं बढ़ाया गया लेकिन उसे पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, यानी कि जब तक बहन पैसा ले रही लाडली का तब तक ठीक है, उसके बाद उसके पेंशन के भी एक विकल्प रहेगा। आपको समझ आता है क्या? ये अच्छा लगा? नहीं, अच्छा तो ये जो है बीजेपी को भी नहीं लग रहा है, लेकिन बोलने के लिए अब बेचारे क्या बोलेंगे। सवाल ये है कि अभी वहां तक तो बात ही नहीं पहुंची। इन्होंने लाडली बहनों को जो है फ्री मकान देने की भी बात की थी। वो तो बैठे थे आज ना दर्शक दीर्घा में, क्यों नहीं बोले कि साहब जो है वो उनका वादा पूरा क्यों नहीं कर रही सरकार। अभी जो है नरूला जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई, उस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा क्योंकि वो प्रदेश के हित की बात है, नेतागिरी की बात है, तो प्रेम भाई ने करी ली। मध्य प्रदेश में जो मैन्युफैक्चरिंग जो बेस है वो सिंकिंग अवस्था में डूब रहा है। और डूब क्यों रहा है? 29% हमारी कंट्रीब्यूशन थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीडीपी में, आज 17 से 18% के बीच में हम पहुंच गए। ये 20 साल का परिश्रम और 18 घंटे काम करने के कारण ही हुआ है मध्य प्रदेश। जब मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर हमारा जो है सिंकिंग होगा तो जो है टैक्स रेवेन्यू आएगी कहाँ से? नॉन टैक्स रेवेन्यू के जितने सोर्सेस थे मध्य प्रदेश की सरकार ने सारे बेच खाए। एमपीएसआरटीसी बंद हो गया, कॉरपोरेशंस बंद हो गए, लघु उद्योग निगम बंद होने की कगार पर। जितने नॉन टैक्स रेवेन्यू के हमारे सोर्सेस थे वो सारे के सारे सोर्सेस बेच के खा गई है सरकार। अब बचा क्या है आपके पास? केवल 3 सोर्स जो नरूला जी ने आपके पास बचाए। मकान अगर बार बार बिकेंगे, जमीनें बार बार बिकेंगी तो आपके खजाने में कुछ पैसे टपकते रहे। शराब जितनी ज्यादा बिकेगी इसीलिए सरकार शराब पर जोर दे रही है, आपकी जेब में पैसे आते रहे। रेत खनन में जितना पैसा आप जितनी रेत लूट सकते, नदियों को जितना छलनी कर सकते, उससे आपको कुछ धन मिलता रहे।
ये परिस्थिति आपने मध्य प्रदेश में पैदा कर दी और खुद तो ही क्या अपनी ये पीठ परिस्थिति खुजाते सरकार ने रहते। पैदा की? अनुराग सर, जरा एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये एक- परिस्थितियां एक- बन एक गई हैं मिनट- या राज्य सरकारों एक ने, मिनट सियासी और- दलों ने खुद एक- अपने लिए स्थितियां पैदा एक की हैं? सेकंड और लूंगा मैं। आसिफ जी, एक सेकंड और लूं। जी, अभी सरकार ने बताया है कि 5 साल पहले 384 जो है बड़ी उद्योग की इकाइयां मध्य प्रदेश में कार्यरत थी। आज जो है 554 यूनिट्स काम कर रही हैं। 5 साल में इन्होंने 170 इंडस्ट्री लगाई है। ये खुद ही बता रहे हैं, अपने आंकड़ों में ये बता रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने साहब 2429 यूनिट 5 साल में लगाई। ये फरेब तो तुम्हारे कागजों में पकड़ में आ रहा है। ठीक, वही तो पूछ रहा हूं आप सर, एक किसके मिनट साथ रुकिए ये भूपेंद्र कर सर। रहे हैं? अनुराग जी, सवाल वही है आप सर ये मेरा उस आपसे जनता सर। के साथ आप ये फरेब उस जनता के साथ भूपेंद्र कर सर, एक रहे हैं मिनट। जिसने जी, अनुराग आपको सर। वोट दिया है। और एक बड़ी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस पे प्रेम व्यास जी जरूर जवाब दें, जी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। अरे भूपेंद्र सर, एक मिनट रुकिए तो सही, सब कुछ बड़ा बड़ा है सर, रुकिए तो सही एक बार। हाँ अनुराग सर, बोलिए प्लीज। आप सवाल फिर से दोहरा देंगे, क्योंकि मैं मेरा सवाल बड़ा सीधा सा सर कि ये जो स्थितियां हैं ये बन गई हैं कि राज्य सरकारों के पास अब आय कम हो रही है, या ये सियासी दलों ने, राज्य सरकारों ने खुद बना ली है फ्रीबीज के चक्कर में? देखिए, इसका तो मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा ताकि हम अगले पैनलिस्ट के पास भी जा पाएं। ये बहुत मजेदार वाकया होता है कि जब आप शासन में रहते हैं तो उसको आप जन कल्याणकारी योजनाएं कहते हैं, और दूसरे राज्य में जब वो योजनाएं लागू होते तो रेवड़ी हो जाती है। तो इस जल कल्याण और रेवड़ी के बीच में सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार नहीं, धीरे धीरे देश की तमाम सरकारें फंसने वाली हैं, जो इस तरह की कैश, जिस पर कि सुप्रीम कोर्ट भी सवाल उठा चुका है, जिस पे सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आप इस तरह की योजनाएं क्या सिर्फ सरकार में आने के लिए दे रहे हैं? अगर ये अच्छे से फलीभूत हो पाती तो अलग बात है, लेकिन अब राज्य सरकारों को इसका बोझ, इसका एहसास होने लगा है। जी, 30 सेकंड नंदन जी, मैं आपसे पूछूंगा, मैनेजमेंट के तौर पर आप इस बजट को कैसे देखते हैं? वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा कितना न्याय कर पाए उस दावे के साथ, उस फंड के साथ, अपनी स्थिति के साथ? 10 में से 6 अंक हम दे सकते हैं यहाँ पे, अगर अंक देने की बात आती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे वित्तीय प्रबंधन हमें देखने को मिला, लेकिन हाँ, और ज्यादा चीजें खराब हो सकती थी, वैसा यहाँ पे नहीं किया है। जो सीमित संसाधन है उनके साथ में मेरे ख्याल से यहाँ पे एक अच्छा बजट ही प्रेजेंट हुआ है। अब देखना होगा सब चीजें जो प्रेजेंट की गई हैं ये जमीनी स्तर पे कितनी ज्यादा क्रियान्वित होती हैं। जो 39 नए औद्योगिक क्षेत्र, 3 लाख नौकरियां, अगर ये वास्तविक रूप में हो जाती हैं तो ये फिर बहुत ही बढ़िया बजट ठीक, होगा। भूपेंद्र अगर वाकई में कह जा 39 सकते हैं कि देखिए 60% नंबर मिले सरकार को। प्रेम व्यास जी कहते हैं फर्स्ट डिवीजन आ गई है सरकार की, देखिए मैं 60% ले आया हूं डिबेट से। बाकी सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, होली भी आ रही है, अपना ख्याल भी रखें और जम के बनाए। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रेम व्यास जी, भूपेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र सर, वक्त हो गया, आप कभी मिलेंगे तो फिर होली की शुभकामनाएं देंगे आपको। बाकी नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुराग सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ।